स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल भाई एग्जाम पॉइंट में। चलिए दोस्तों सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग जी। आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए फटाफट, और आवाज वगैरह सही है वो भी बता दीजिए जी। आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट का रहेगा। इससे पहले जितने क्लासेस कंप्लीट हो चुका है आपके सभी क्लासों का लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी लोग जो है आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? बताइए क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर क्या होगा। देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ठीक है, पूर्व आर्य काल से। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है उस पर अंकित देवता की जो आकृति है तथा अनेक जो पुरास्थलों से प्राप्त मूर्तियों से ये प्रमाणित होता है कि जो मूर्तियों का पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से ही शुरू हुआ है, पूर्व आर्य काल से ही शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से के शासक ने जो है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक? क्वेश्चन नंबर 102 बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका मैंने लास्ट टाइम भी आपको ट्रिक बताया था, RVPK। इधर हमने बताया था AKK। ठीक है, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था, टोटल 4 संगीति हुआ था। पहला जो बौद्ध सभा हुआ था वो के राजगीर में हुआ था। कहां पर? राजगीर में हुआ था। ठीक है, सेकंड आपका वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक, थर्ड आपका कहां पर हुआ था? तीसरे आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। और लास्ट के कैसे आपका हुआ? कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आगे इधर से बात करते हैं। इधर हमारा ए से आपका पहला जो अजातशत्रु ने करवाया था, पहला बौद्ध संगीति जो अजातशत्रु ने करवाया थे। सेकंड जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था सेकंड। और थर्ड जो है पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो अशोक के टाइम हुआ था। ठीक है, अशोक, थर्ड वाला अशोक के। और फोर्थ आपके कुंडलवन की बात करते हैं तो ये जो आपके कनिष्क ने करवाया थे। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो आपसे पूछा दूसरा वाला। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा कहां पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी? चारों संगीतियों को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 103 नंबर क्वेश्चन। देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या है। मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी? ठीक है, मौखरी शासक जो थानेश्वर, कन्नौज, फिरोजपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा। देखिए मौखरी वंश की स्थापना जो है उत्तर गुप्त काल के समाप्ति के बाद हुआ था। ठीक है, और जो है इन्होंने अपना राजधानी जो कन्नौज को बनाया था। कहां? कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, और इस वंश का जो प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक की बात करते हो तो हरिवर्मा, ध्यान रखिएगा, हरिवर्मा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 104 नंबर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? 104 नंबर, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था आपका क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होगा। देखिए राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद? बिल्कुल नहीं। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आपका वही भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था? बिल्कुल ठीक है, यह भवन जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ जो है अकबर जो है चर्चा करता था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 105 नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकर रखने वाले शब्द जीन्स ए कामिल, जीन्स ए कामिल के सही अर्थ को उद्बोधित करता है? यानी कि जीन्स ए कामिल का सही अर्थ क्या है? धान की फसल, नकद फसल या मोटा यानी कि कोर्स फसल या सूखे क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल? बताइए क्वेश्चन नंबर 105 के आंसर क्या होगा। देखिए मुगल भारत में जो है फसलों से सरोकर रखने वाले शब्द जीन्स ए कमल, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ नकद फसल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 105 का। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 106। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 106 का आंसर क्या होगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलोपों में
किया जाता है। ठीक है, मोडी लिपि का जो प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था, वोडेयारों के, जमोरिनों के, होयसलों के या फिर मराठों के। बताए क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होगा। देखिए मोडी लिपि जो है ये जो है स्टार्टिंग में आपके क्या ये एक मराठा भाषा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था, मराठा भाषा लिपि के लिए था। ठीक है, मराठा भाषा। और जो है वर्ष 1950 में जो है इसे बंद कर दिया गया था और मराठा भाषा को जो है देवनागरी लिपि में ही लिखे जाने लगा। ठीक है, तो आपसे पूछा मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलोप में किया जाता था, तो आपका आंसर होगा मराठा भाषा यानी कि मराठों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 नंबर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है। 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किया। लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किसने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलेजिले या फिर कॉर्नवालिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा। देखिए वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार स्वतंत्र विभाग के रूप में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, जिसे लोक निर्माण विभाग कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसने शुरू किया था लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ। डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 108। क्वेश्चन नंबर 108। बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन, तीभागा जो एक किसान आंदोलन थी, इसकी मांग क्या थी। आपसे पूछा इसकी मांग क्या थी। क्वेश्चन नंबर 108। जमींदारों के हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, या भूमि का वास्तविक खेतियार होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, या जमींदार प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत करना, या कृषकों के समस्त ऋण को रद्द करना। ठीक है, तीभागा बंगाल का तीभागा आंदोलन जो था जमींदारों को हिस्से जो है फसल के आधे भाग से कम 1/3 करने के मांग रखा गया था। 1/3 मतलब 1/3 जमींदार को और 2/3 किसान का हिस्सा होगा, ये मांग रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 109 नंबर। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए 1872 की बात करें, 1872 में जो है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में जो एक्ट लाया गया था, जिसे मैरिज एक्ट 1872 कहा जाता है। मैरिज एक्ट 1872 कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो 14 वर्ष रखा था। कितना वर्ष। 14 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखा था और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा था। ठीक है, लड़कों की 18 वर्ष। तो आपसे इसमें लड़की के पूछे तो 14 वर्ष। ठीक है, 1872 की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 नंबर। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है। निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। किसान सभा, द वर्कर, बैगार्ड या अनुशीलन। तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा आपके कौन M.N. रॉय की उत्प्रवासी समय का पत्रिका। M.N. रॉय की पत्रिका कौन सा था। बैगार्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 नंबर। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है। विश्व में सूती, ठीक है, सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक यानी सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश। आपसे पूछा सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आपका आंसर क्या होगा। 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन जो है विश्व में सूती वस्त्रों के सर्वाधिक उत्पादक लेकिन प्रथम नंबर में उत्पादक के रूप में है। और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो आपका भारत का स्थान है। ठीक है, भारत का स्थान दूसरा है, जबकि प्रथम स्थान सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय दर्रों की उपस्थिति के संबंध में युग्मों का विचार करना है। देखिए पहला आपके है बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लीपू लेखा दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। ये कहां पर उत्तराखंड, ये भी होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका तुजू दर्रा सिक्किम में, तुजू दर्रा सिक्किम में, तुजू दर्रा सिक्किम नहीं, तुजू दर्रा मणिपुर में। कहा है दोस्तों, मणिपुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके जयलपला दर्रा, ये कहा सिक्किम में, भी सही है। ठीक है, आपका यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है। 1, 2 और 5। देखिए
1, 2 और 5 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आपके माना दर्रा ये उत्तराखंड होगा, तुझे दर्रा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 नंबर, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? कश्मीर में नहीं है आपसे पूछा। ठीक है, डल झील, लोनार झील, बुलार झील या गडसार झील। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा? देखिए डल झील, बुलार झील और गडसार, ये तीनों का तीनों जम्मू कश्मीर के है, जबकि आपके लोनार झील की बात करें, लोनार झील जो है महाराष्ट्र की है। ठीक है, ये महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, और जो लोनार झील का एक क्वेश्चन बनता है, खारे पानी की झील कौन सी है? लोनार झील जो है ये खारे पानी की झील है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 114 नंबर, क्वेश्चन नंबर 114 क्या? देखिए, गंगा के निचले मैदानों की एक विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन से युग्म में सबसे उपयुक्त है, मतलब सही कौन सा? ठीक है, देखिए गंगा के निचले मैदानों की बात करें, मैदानों की विशेषता क्या वहां पर? क्योंकि अधिकतम क्या है, जलवायु उच्च तापमान रहता है तथा आर्द्र बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छा है? तो आपका होगा धान और जूट के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि धान और जूट के लिए वातावरण उत्तम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 115 नंबर, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे कहा, चाय, मूंगफली, नारियल, गन्ना। तो चाय आपके आसाम के लिए ये सही है, बिल्कुल सही है। मूंगफली बिहार बिल्कुल नहीं, मूंगफली बिहार नहीं हो, मूंगफली जो बिहार में उत्पादन नहीं होता है। मूंगफली का उत्पादन आपके गुजरात है, गुजरात, फिर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, और कहां हो सकता? कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्थानों में जो आपके मूंगफली का उत्पादन होता है, जबकि यहाँ बिहार देखे रखा, आपको सही सुमेलित नहीं है, वही आंसर चूज करना था। इनको ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, नारियल केरल के लिए, गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 आपकी क्या है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होता है। ठीक है, जो देश की आर्थिक स्थिति का दशा और दिशा को इंगित करता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है, दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाता है आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 117 नंबर, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए आपके स्क्रीन के सामने, राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, या बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद है, या उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है? बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या होगा? देखिए 117 का आंसर होगा बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय यानी कि सकल आय की बात करती है, तो किसी भी देश की एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक योग होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और इसी से डिपेंड होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आपके इसमें आंसर हो गया बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिरता लाने के लिए थी? ठीक है, इसमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के या स्थिरता लाने के लिए था? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? देखिए ठीक है, चौथी जो 69 से 74 तक, और पांचवी 74 से 79 तक, छठी आपकी 80 से 85, सातवीं 85 से 90। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता यह था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और उसमें स्थिरता लाना। ठीक है, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से जो उद्योगों को दक्षता में सुधार लाना का काम था, और सातवीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार लाना और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, कौन सा था ये? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 नंबर, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि कितनी थी? 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, मध्य औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि कितना था? 17 वर्ष, 30 वर्ष, 55 वर्ष या 62? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष। बहुत कम। ठीक है, 17 वर्ष।
ठीक है, श्रमिकों को जो है संक्रमण हो जाते थे, ज्यादातर स्मॉल पॉक्स, लाल बुखार, अन्य संक्रमण से इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो औद्योगिक जो क्रांति के दौरान जो मैनचेस्टर के श्रमिकों की जीवन आयु जो औसत जीवन अवधि जो है केवल 17 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका 120 नंबर, क्वेश्चन नंबर 120 आपका क्या है, निम्न में से कौन सी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, एमएसपी जो है इसका निर्धारण कौन करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? 120 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एमएसपी का निर्धारण जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 121 नंबर। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन ये भी सिंपल है। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, संविधान पूरा कंप्लीट का हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 30 नवंबर 1949 को। देखिए संविधान के प्रारूप पूरा हुआ था, आपसे पूछा प्रारूप पूरा हुआ था कब? तो प्रारूप पूरा हो गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसमें आपके प्रारूप पूरा होने की बात की तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 122 नंबर। 122 नंबर क्या है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। दोहरी नागरिकता, देखिए दोहरी नागरिकता अपने यहाँ नहीं है, दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका संघीय सरकार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 123 नंबर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए? इसमें से कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए मूल अधिकार जो है भारत के बाहर विदेशी लोगों का भी कुछ अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार में, लेकिन केवल भारत के नागरिकों का जो मूल अधिकार उसमें से देखिए जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके भारत के भी और विदेशी होगा उनको भी है, धर्म की स्वतंत्रता उनको भी है, समानता के अधिकार ये समान हुआ। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता, अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 124 नंबर क्या? भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? पिछले क्लास में भी था ये क्वेश्चन, राजनीति निदेशक का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो आपका आंसर होगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 124 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 125 नंबर। क्वेश्चन नंबर 125 भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ठीक है, भारतीय संघ में जो है नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति संसद द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। संसद जो है अनुच्छेद आपका 3 के अंतर्गत जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य में से उसका राज्य से अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, संसद को ये अधिकार दिया था। ठीक है, और राज्य के किसी भी सीमा का नाम का परिवर्तन ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। ठीक है, नए राज्य की स्वीकृति दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 नंबर। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य, असीमित, उच्च या निम्न? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या होगा? सिंपल सी असीमित होगा। आदर्श वोल्ट मीटर की बात कर रही है। ठीक है, तो इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो असीमित, ठीक है, प्रतिरोधकता असीमित होती है आदर्श आदर्श वोल्ट मीटर की। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए 127 नंबर क्या है? नाभिकीय बल है लघु परासी प्रतिकर्षी बल, लघु परासी आकर्षण बल, दीर्घ परासी प्रतिकर्षी बल, दीर्घ परासी आकर्षण बल। 127 नंबर क्वेश्चन नाभिकीय बल। बताइए क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो? देखिए नाभिकीय बल जो है लघु परासी आकर्षण बल हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? बस सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 1886 में किसने किया था? हल्टमान ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 129 नंबर। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किस से बनी होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फास्फोलिपोप्रोटीन से या फास्फोप्रोटीन से? तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की बात किएगा तो यूकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बना होता है? फास्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड से बना होता है। और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसकी प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होता है। लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 130 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 आपके क्या है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? 1, 2, अनेक या शून्य? तो इसमें आपके क्या होगा? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका जो है कितने होता है? सूत्र कणिका क्या होता है? अनुपस्थित होता है, 0 होता है। तो आपके इसमें क्या होगा? शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपके ये करेक्ट आंसर होगा कि अनुपस्थित होता है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 138 नंबर। क्वेश्चन नंबर 138 का है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? लखनऊ में, झांसी में, कानपुर में या फिर इलाहाबाद में? बताइए क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या होगा आपके? 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 नंबर। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना है 2004 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2003 में? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2001 में। 2001 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 140 नंबर। देखिए, रिहांद बांध है, रिहांद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक? देखिए, रिहांद बांध परियोजना से सिंचाई की बात है कहां पर? उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। रिहांद बांध की सिंचाई जो है रिहांद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 141 में 141 क्या है? वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों का योगदान है कितने प्रतिशत? 37.90%, 67.90, 17.90, 77.90%। बताइए क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या होगा आपको? क्वेश्चन नंबर 141 कितने प्रतिशत है? आपका आंसर होगा 77.90% है। ठीक है, लघु सिंचाई साधनों का योगदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके 142 नंबर। 142 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? 1955 में, 44 में, 1942 में, 1947 में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944 में मत्स्य पालन का शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 नंबर। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? अंक गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति इनकी मेमोरी में वांछित डेटा की खोज करना या इनमें से कोई नहीं? तो अपना 143 का आंसर क्या होगा? 143 का देखिए सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये अंक गणितीय परिकल्पना नहीं होगा। ठीक है, दो राशियों की तुलना करना नहीं, कृत्रिम स्मृति इनकी मेमोरी में वांछित डेटा क्या खोज करना नहीं, प्रोसेस का काम होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 144 नंबर। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कंप्यूटर द्वारा किया गया या बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या है? आंकिक कार्य इनके अर्थमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य इनके लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा संग्रह करना इनके डेटा स्टोरेज करना, ये सभी ठीक है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य पूछा, सिंपल से ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 144 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 145 नंबर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन? ये आपका सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 140 नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि इसके पहले आइटम दूसरे आइटम से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, इनकी तुलना की जाती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। नेक्स्ट आपके डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम क्या है? एंड और तथा
नॉट जैसे ऑपरेशन के साथ कंडीशनों का प्रयोग करना, ये भी नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक का काम हुआ, सीधी बात है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 146 का। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 147, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, विशेष कार्ड का, रैम का, सीपीयू का, इंटेल का। प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती है, तो आपका 147 का आंसर क्या होगा? 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीपीयू, है ना। मेमोरी जो है सीपीयू के समन्वय में कार्य करती है, किसके? सीपीयू के समन्वय में कार्य करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 148 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल कैडेट कोर डे, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर या 31 जनवरी। 148 का आंसर क्या होगा? देखिए नेशनल कैडेट, इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए नेशनल कैडेट कोर डे जो है 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ 23 जनवरी ऑप्शन नहीं लिख रखा, 23 नवंबर नहीं, यहाँ 23 जनवरी कर लीजिए, 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल कैडेट कोर डे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व गौड़ीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च। तो आपका क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर क्या होगा? विश्व गौड़ीय दिवस प्रतिवर्ष जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 150 नंबर। राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई थी? अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई? आपसे पूछा अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई थी? 26 जनवरी 2018 को, 30 अप्रैल 2018 को, 2 जुलाई 2018 को, 15 अगस्त 2018 को। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई 2018 से शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। ठीक है, और अगर क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।